नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में, जिसे आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कहते हो। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में, आपको यहाँ पे समझ आना चाहिए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का आपके पास मतलब होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि आपके पास रिलीज होगा जब आप यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे आपके आइसोलेटेड गैसियस एटम में या फिर आयन में। और ऐसे ही आपके पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब होता है जो आपके पास यहाँ पे चेंज इन एंथैल्पी होगा जब आप यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे अपने आइसोलेटेड गैसियस एटम या फिर आयन में। ठीक है, आपके पास रिलेशन क्या होता है आपके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में। जो आपके पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है वो आपके पास यहाँ पे होता है नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस 5/2 RT। अगर यहाँ पे आप 0 केल्विन टेम्परेचर पे बात करो तो आपके पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू आपके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के वैल्यू के नेगेटिव के बराबर होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे आइसोलेटेड गैसियस एटम ए है, इसे आप यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन देते हो तो यहाँ पे आपके पास ए माइनस गैसियस फॉर्म होता है। जब आप इसे एक और इलेक्ट्रॉन देते हो यहाँ पे आपके पास A2 माइनस गैसियस फॉर्म होता है। जब आपने अपने आइसोलेटेड गैसियस एटम ए को पहली बार इलेक्ट्रॉन दिया, इस प्रोसेस में जो आपके पास यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुआ उसे हम यहाँ पे क्या कहते हैं, उसे हम यहाँ पे कहते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ए, है ना। और ऐसे यहाँ पे जब आप एक बार आपके पास ए माइनस गैसियस का फॉर्मेशन हो गया, उसके बाद जब आप यहाँ पे वापस से इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश कर रहे हो, इस पर्टिकुलर प्रोसेस में जो यहाँ पे आपके पास एनर्जी रिलीज होता है उसे आप यहाँ पे कहेंगे सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ए, राइट। अब बहुत ही ध्यान से मेरी बात को समझिए, जो आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है वो आपके पास डिफाइंड होता है एज अ रिलीज एनर्जी, है ना। क्या मतलब हुआ, जब आप यहाँ पे आइसोलेटेड गैसियस एटम या आयन को एक इलेक्ट्रॉन देते हो, उस पर्टिकुलर प्रोसेस में अगर आपके पास एनर्जी रिलीज होता है तो जितना एनर्जी रिलीज होता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसका मतलब जो आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू है वो आपके पास डिफाइंड एज अ टाइप ऑफ रिलीज एनर्जी। तो अगर आपके पास प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगा तो आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर आपके पास प्रोसेस में एनर्जी रिक्वायर्ड होगा तो आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए, राइट। ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है। तो आप ध्यान से बात को समझिए, जब हम यहाँ पे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हैं, जब हम यहाँ पे फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉन देंगे आपके आइसोलेटेड गैसेस एटम या आयन को, तो यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू है वो आपके पास पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बात समझ आ रहा है, डिपेंडिंग अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड अदर फैक्टर्स, राइट। बात समझ पा रहे हैं ना। कहने का क्या मतलब है, जब आप यहाँ पे पहली बार ए गैसियस को इलेक्ट्रॉन देके ए माइनस गैसियस में कन्वर्ट करोगे, इस पर्टिकुलर प्रोसेस में आपका एनर्जी रिलीज भी हो सकता है, एनर्जी रिक्वायर्ड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन एक बार आपने पहली बार इलेक्ट्रॉन दे दिया आपके आइसोलेटेड गैसियस एटम ए को, एक बार यहाँ पे ए माइनस गैसियस का फॉर्मेशन हो गया, अब यहाँ पे जब आप सेकेंड टाइम इलेक्ट्रॉन दोगे तो यहाँ पे आपको एनर्जी हमेशा रिक्वायर्ड होगा। यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा हुआ है, जो आपका सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा हमेशा यहाँ पे नेगेटिव होगा। बात समझ पा रहे हैं, बहुत ही लॉजिकल बात है ना भाई। पहली बार जब आप यहाँ पे आपके आइसोलेटेड गैसियस एटम को इलेक्ट्रॉन दोगे तो ये जो आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर आपका एनर्जी रिलीज होगा ये पॉजिटिव होगा, अगर आपका एनर्जी रिक्वायर्ड होगा ये नेगेटिव होगा। लेकिन एक बार आपने इसे एक इलेक्ट्रॉन देके ए माइनस गैसियस में कन्वर्ट कर लिया, फर्दर आप यहाँ पे कभी भी इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करोगे हमेशा आपको एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, हमेशा आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू नेगेटिव होगा। तो आपको ये समझ आना चाहिए, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन जो आपका सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू हमेशा आपके पास नेगेटिव होगा। बात समझ आई। तो आपको यहाँ पे समझ आ रहा है कि आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन जो आपका यहाँ पे फर्दर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू होगा हमेशा आपके पास पॉजिटिव होगा। ठीक है, यहाँ पे भी गलत लिखा हुआ है, पॉजिटिव होगा, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, पहली बार जब आप यहाँ पे आइसोलेटेड गैसियस एटम को इलेक्ट्रॉन दोगे तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज भी हो सकता है और रिक्वायर्ड भी हो सकता है। लेकिन जब आपने यहाँ पे एक बार आपके आइसोलेटेड गैसियस एटम को इलेक्ट्रॉन दे दिया, जब आप यहाँ पे फर्दर कभी अपने आइसोलेटेड गैसियस एटम या आयन को इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, हमेशा आपका एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। बात समझ आ रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे आप इस प्रोसेस को कंसिडर करें, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास यहाँ पे आइसोलेटेड गैसियस एटम ए है, इसे हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश कर रहे हैं और ये यहाँ पे ए माइनस गैसियस में कन्वर्ट हो रहा है। आपको पता है कि इस पर्टिकुलर प्रोसेस में जो आपके पास एनर्जी रिलीज होता है
वो आपके पास 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है। आपसे पूछा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू क्या होगा, तो आपको समझ आ रहा है कि इस पर्टिकुलर प्रोसेस में कौन सा प्रोसेस जहाँ पे आप एक आइसोलेटेड गैसियस एटम को एक इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो यहाँ पे जो आपका एनर्जी रिलीज होता है वो आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है। क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिफाइंड होता है एज अ टाइप ऑफ रिलीज एनर्जी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। बात समझ आ रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे निकालना चाहो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो क्योंकि रिलीज एनर्जी है, ये बताने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के वैल्यू को नेगेटिव साइन के साथ दिखाना पड़ेगा। बाकी इसका मैग्नीट्यूड सेम होगा आपके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के जैसे। बात समझ आ गया, बहुत अच्छी बात। आगे देखिए, हम यहाँ पे बात करेंगे अबाउट सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर कह लो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आपको यहाँ पे समझ आना चाहिए, अगर आपके पास यहाँ पे आइसोलेटेड गैसियस एटम ए है, आपने इसे एक इलेक्ट्रॉन दिया, कन्वर्ट हुआ ए माइनस गैसियस में, आपने एक और इलेक्ट्रॉन दिया, कन्वर्ट हुआ ए टू माइनस गैसियस में, आपने एक और इलेक्ट्रॉन दिया, कन्वर्ट हुआ ए थ्री माइनस गैसियस में। तो ये जो आपका पहले प्रोसेस का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इसे बोलेंगे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ए। जो आपका सेकंड प्रोसेस का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इसको आप यहाँ पे दोनों स्पीशी के टर्म में डिफाइन कर सकते हो। अगर आप इसे डिफाइन करोगे इन टर्म्स ऑफ ए, आप बोलोगे ये आपका सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ए का। अगर आप इसे डिफाइन करोगे इन टर्म्स ऑफ ए माइनस, आप बोलोगे ये आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ए माइनस का। सिमिलरली यहाँ पे जो आपका थर्ड प्रोसेस का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, उसे आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू ए, विथ रिस्पेक्ट टू ए माइनस, विथ रिस्पेक्ट टू ए टू माइनस। अगर आप यहाँ पे थर्ड प्रोसेस के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को डिफाइन करोगे विथ रिस्पेक्ट टू ए, आप बोलोगे ये आपका थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ए का। अगर आप यहाँ पे थर्ड प्रोसेस के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को डिफाइन करोगे विद रिस्पेक्ट टू ए माइनस, आप बोलोगे ये आपका सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ए माइनस का। अगर आप यहाँ पे थर्ड प्रोसेस के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को डिफाइन करोगे विद रिस्पेक्ट टू ए टू माइनस, आप बोलोगे ये आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ए टू माइनस का। ठीक है। और अगर आप यहाँ पे तीनों प्रोसेस को एक साथ एज अ सिंगल प्रोसेस दिखाओगे, तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा क्या होगा, वो आपके सभी इंडिविजुअल प्रोसेस के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के सम के बराबर होगा। अब आपको समझ आना चाहिए, जो आपका मैग्नीट्यूड होगा आपके सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का हमेशा इंक्रीज करेगा, राइट। ये बात आपको ध्यान रखना है। और देखिए क्या होता है, जनरली जब आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉन का एडिशन करते हैं, वो आपके पास एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, यहाँ पे जनरली लिखा है ना। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अगर आप यहाँ पे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में इलेक्ट्रॉन ऐड करने की कोशिश करो, तो वहां पे आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाए। इसलिए मैंने कहा था जो आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है वो आपका यहाँ पे पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन जो आपका यहाँ पे सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड करने का प्रोसेस होगा या फिर फर्दर इलेक्ट्रॉन ऐड करने का प्रोसेस होगा, हमेशा आपके पास एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। इसलिए आप कह सकते हो जो आपका सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा हमेशा आपके पास नेगेटिव होगा। और जो आपके पास यहाँ पे फॉर्मेशन होता है पॉली नेगेटिव अनायन का, वो आपके पास हमेशा एंडोथर्मिक होता है। वो समझ भी आ रहा है ना। अगर आपको यहाँ पे O2 माइनस आयन का फॉर्मेशन करना है, तो पहले आप क्या करोगे, ऑक्सीजन एटम को एक इलेक्ट्रॉन दोगे, उसके बाद एक और इलेक्ट्रॉन दोगे। अगर आपको यहाँ पे फॉर्मेशन करना है N3 माइनस का, कैसे करेंगे, पहले नाइट्रोजन एटम को एक इलेक्ट्रॉन देंगे, फिर एक और इलेक्ट्रॉन देंगे, फिर एक और इलेक्ट्रॉन देंगे। बात समझ आ रही है। तो ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से आप यहाँ पे आपका सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की तरफ मूव करेंगे। और आपको पता है जो आपका सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू नेगेटिव होता है, तो आपका ओवरऑल प्रोसेस यहाँ पे एंडोथर्मिक हो जाएगा। बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं अबाउट द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड आयनाइजेशन एनर्जी। ये आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। बहुत ध्यान से मेरी बात को देखिएगा और सुनिएगा। फॉर एग्जाम्पल, अब मान लीजिए आपके पास यहाँ पे ए माइनस गैसियस अवेलेबल है, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं, ए माइनस गैसियस को कन्वर्ट करना चाहते हैं ए गैसियस में, और ए गैसियस को कन्वर्ट करना चाहते हैं ए प्लस गैसियस में, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे ए माइनस गैसियस को कन्वर्ट करना चाहते हैं ए गैसियस में, इस पर्टिकुलर प्रोसेस को अगर आप देखो लेफ्ट टू राइट, तो आपको क्या दिखेगा, आपके पास यहाँ पे ए माइनस गैसियस का आयनाइजेशन हो गया है। अब क्योंकि यहाँ पे आपके पास ए माइनस गैसियस का आयनाइजेशन हो गया है, यहाँ पे जो आपका रिक्वायर्ड एनर्जी होगा क्या बोलेंगे उसे, उसे यहाँ पे बोलेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए माइनस गैसियस, है ना। बहुत अच्छी बात। ऐसे यहाँ पे अगर आप सेकंड प्रोसेस को देखेंगे, आपको देखने में क्या लगेगा, आपके पास यहाँ पे ए गैसियस का आयनाइजेशन हो गया है,
अब यहाँ पे जो आपका एनर्जी रिक्वायर्ड होगा क्या बोलेंगे इसे, इसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए गैसियस। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या करिए, अब आप यहाँ पे प्रोसेस को लेफ्ट टू राइट देखने की जगह राइट टू लेफ्ट देखिए। जब आप यहाँ पे प्रोसेस को राइट टू लेफ्ट देखेंगे आप क्या बोलेंगे, आपके पास ए गैसियस कन्वर्ट हो रहा है ए माइनस गैसियस में, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का एडिशन कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे जो आपका एनर्जी रिलीज होगा उसे क्या बोलेंगे, उसे यहाँ पे बोलेंगे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ए गैसियस। और ऐसे जब आप यहाँ पे देखेंगे ए प्लस गैसियस से ए गैसियस, तो यहाँ पे क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है। तो यहाँ पे जो आपका एनर्जी रिलीज होगा क्या बोलेंगे उसे, उसे यहाँ पे हम बोलेंगे आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ए प्लस गैसियस। बात समझ आ रही है? तो आपको क्या दिख रहा है, आपको साफ साफ दिख रहा है ना, जो आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा ए का, वो बराबर होगा फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए माइनस के, और जो आपका यहाँ पे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा ए प्लस का, वो बराबर होगा फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए के, राइट। और देखिए यहाँ पे आपका यही बात लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है देख लीजिए, कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा आपके न्यूट्रल एटम का, वो आपके पास बराबर होगा आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ इट्स अनायन, और जो आपके पास यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी होगा न्यूट्रल एटम का, वो बराबर होगा आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ इट्स कटायन, है ना, अभी बताया मैंने आपको। और आपको ये भी पता है कि जो आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी होता है न्यूट्रल एटम का, वो हमेशा ज़्यादा होता है आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ न्यूट्रल एटम से। ये आपको दिख रहा है। अब ये कैसे आया, ठीक है, ये जो रिलेशन आपके पास आए, जो आपके पास कंक्लूजन आया, कैसे आया, आपने क्या कंक्लूजन देखा, आपने यहाँ पे कंक्लूजन देखा कि जो आपके पास एक न्यूट्रल एटम का आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू होता है हमेशा वो ज्यादा होगा उसी न्यूट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के वैल्यू से। अब ये जो कंक्लूजन आपके पास आया, ये कैसे आया, ये कंक्लूजन हमने निकाला इन्हीं कॉन्सेप्ट के हेल्प से, इस फर्स्ट इक्वेशन और इस सेकंड इक्वेशन के हेल्प से हमने इस कॉन्सेप्ट को निकाला। क्योंकि आपको एक चीज पता है, क्या पता है, देखो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे एक और चीज आपको समझ आना चाहिए। ये जो आपके पास फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है ए का, इसी को आप क्या कह सकते हो, इसी को आप यहाँ पे कह सकते हो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए माइनस, है कि नहीं, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू ए माइनस ये आपका सेकंड आयनाइजेशन प्रोसेस है। अब आपको क्या पता है, जो आपका सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू होता है हमेशा इंक्रीजिंग होता है, इसका मतलब आपका ए माइनस का IE2 का वैल्यू ज्यादा होगा ए माइनस के IE1 के वैल्यू से, है ना। अब जो ए माइनस का IE2 का वैल्यू है वो आपके पास बराबर होगा IE1 ऑफ ए के, और जो ए माइनस का IE1 का वैल्यू है वो आपके पास बराबर होगा EA1 ऑफ ए के। अब ये वैल्यू आपके पास ज्यादा हो गया इससे, समझ आया कैसे आया आपके पास, ठीक है। आपको इसका बेसिक आइडिया होना चाहिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी देखिए आपको यहाँ पे थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, अगर एनर्जी रिलीज होता है तो जो आपके पास चेंज इन एंथैल्पी होगा उसका वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव होगा, आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू नेगेटिव होगा लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू पॉजिटिव होगा। रीजन क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपका डिफाइंड होता है एज अ रिलीज एनर्जी। अगर आपके पास एनर्जी एब्जॉर्ब होगा तो क्या होगा, आपका चेंज इन एंथैल्पी पॉजिटिव होगा, आपका आयनाइजेशन एनर्जी भी पॉजिटिव होगा, लेकिन आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव होगा, क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिफाइंड होता है एज अ रिलीज एनर्जी। ठीक है, बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो कि हमारे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जितना ज़्यादा आपके पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का वैल्यू होगा उतना ज़्यादा आपके पास अट्रैक्शन होगा आपके इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के ऊपर, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू होगा। सेकेंड फैक्टर है स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट। जितना ज़्यादा स्क्रीनिंग कांस्टेंट आपके पास होगा उतना ज़्यादा आपके पास इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन फेस करना पड़ेगा इनर इलेक्ट्रॉन से, उतना कम यहाँ पे अट्रैक्शन हो जाएगा आपका इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के ऊपर, उतना कम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका फैक्टर है शेल नंबर। जितना ज़्यादा आपका शेल नंबर होगा उतना ज़्यादा आपका डिस्टेंस होगा आपके न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में, और जितना ज़्यादा आपके पास डिस्टेंस होगा आपके न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में, उतना कम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू हो जाएगा। रीजन क्या है, रीजन ये है ना, जो आपका इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होता है कहाँ पे आता है, वो आपका आउटर मोस्ट शेल में आएगा ना। जब आपका इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में आएगा तो अगर आपका न्यूक्लियस का डिस्टेंस आउटर मोस्ट शेल से ज्यादा है
तो जब इनकमिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में आएगा तो उसके ऊपर जो न्यूक्लियस अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा उसका वैल्यू भी कम होगा, जिस वजह से क्या होगा, जो आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू है वो आपके पास यहाँ पे कम हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे होता है जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू होता है हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का, वो काफी कम होता है, या फिर कह लो कुछ केसेस में नेगेटिव होता है। बात समझ आ रहा है? इसका रीजन क्या है, कभी भी आपके पास यहाँ पे हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है या फिर फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, तो ऐसा देखने को मिलता है ये आपके पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, इनके पास एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होता है। तो इनमें जब आप इलेक्ट्रॉन का एडिशन करते हो वो आपके पास फेवरेबल प्रोसेस नहीं होता है, इसलिए इनमें क्या होता है, आपका मेजॉरिटी केसेस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू नेगेटिव होता है। अब कहाँ कहाँ पे होता है आपको पता होना चाहिए। आपके पास सारे इनर्ट गैस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू नेगेटिव होता है। आपके पास यहाँ पे नाइट्रोजन फैमिली में केवल नाइट्रोजन में आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू नेगेटिव होता है, नीचे सब में आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू पॉजिटिव होता है। और आपके पास यहाँ पे आपका अल्कलाइन अर्थ मेटल में केवल आपका बेरिलियम एंड मैग्नीशियम में आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू नेगेटिव होता है, नीचे सब में पॉजिटिव होता है। अब इसका रीजन क्या है, देखिए बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट काम करता है। जब आप यहाँ पे डाउन द ग्रुप जाते हो तो जो आपका एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होता है आपके हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का या फिर आपके फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का, वो आपके पास डिक्रीज करता है, जिस वजह से आपका इलेक्ट्रॉन को लेने का चार्ज इंक्रीज करता है, आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू इंक्रीज करता है। तो डाउन द ग्रुप आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू इंक्रीज करा है, इसलिए ऐसा देखने को मिलता है कि यहाँ पे आपके पास नाइट्रोजन फैमिली में केवल आपका नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू नेगेटिव होता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल में केवल आपका बेरिलियम एंड मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू नेगेटिव होता है। ठीक है। अगर आपको इन तीनों में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के वैल्यू को कंपेयर करना हो, कैसे कंपेयर करेंगे, जहां पे सबसे ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वहां पे इलेक्ट्रॉन लेने का चाहत सबसे कम, और जहां पे इलेक्ट्रॉन लेने का चाहत सबसे कम वहां पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू सबसे कम। सबसे कम इलेक्ट्रॉन लेने का चाहत आपका इनर्ट गैस का है, सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू उस केस में हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ज्यादा कम चाहत इलेक्ट्रॉन लेने का आपका अल्कलाइन अर्थ मेटल का है, तो यहाँ पे अल्कलाइन अर्थ मेटल का इलेक्ट्रॉन लेने का चाहत आपके इनर्ट गैस से ज्यादा है, लेकिन आपका नाइट्रोजन फैमिली से कम है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। इन तीनों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेने का चाहत आपका नाइट्रोजन फैमिली में है, क्योंकि उसके पास यहाँ पे हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, जो कि उतना स्टेबल नहीं होता है एज कम्पेयर टू फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। बात समझ आ रही है? बहुत अच्छी बात। तो आपको यहाँ पे समझ आ रहा है जो स्टेबिलिटी होगा आपके पास हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का कम होगा एज कम्पेयर टू फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो जो आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर क्या आएगा, सबसे ज्यादा यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो जाएगा आपके पास हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के केस में, उससे कम आपके पास हो जाएगा फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के केस में। उसमें भी क्या होगा, आपके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा आपके NH2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में, कंपैरेटिवली कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा आपके NH2 NP6 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में। बात समझ आ रही है? और इन तीनों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपके पास NH2 NP3 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में होगा। नेक्स्ट देखिए हम यहाँ पे बात करेंगे अबाउट पेनिट्रेशन पावर। आपके पेनिट्रेशन पावर का क्या इफेक्ट होता है आपके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ऊपर। ठीक है, देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको पता है आपका S का पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू P का पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू D का पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू F। आप एक बेसिक लेवल पे अंडरस्टैंडिंग ऐसे डेवलप कर सकते हो कि पेनिट्रेशन पावर का मतलब होता है वो पर्टिकुलर ऑर्बिटल आपके न्यूक्लियस के पास होता है। अब क्योंकि आपका S ऑर्बिटल न्यूक्लियस के ज्यादा पास होगा एज कम्पेयर टू P ऑर्बिटल, जब आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे S ऑर्बिटल में एंटर करेगा उसके ऊपर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लगेगा, क्योंकि वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास है एज कम्पेयर टू जब आपका इलेक्ट्रॉन आपके P ऑर्बिटल में एंटर करेगा उसके ऊपर अट्रैक्शन फोर्स कम लगेगा, क्योंकि वो न्यूक्लियस के उतना पास नहीं है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, जब आपके पास S में इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा उस केस में आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू कंपैरेटिवली ज्यादा होगा, जब आपके पास P में इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा तब आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू कंपैरेटिवली कम होगा। इस वजह से क्या होता है, लिथियम एंड बोरॉन में आपके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू लिथियम के लिए होता है। सोडियम एल्यूमिनियम में आपके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू सोडियम में होता है। पोटेशियम एंड गैलियम में आपके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू पोटेशियम में होता है। ठीक है,
आगे देखिए आपको समझ आना चाहिए, जो आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा सेकेंड पीरियड एलिमेंट का, वो आपके पास यहाँ पे कम होगा एज कम्पेयर टू द थर्ड पीरियड एलिमेंट। ठीक है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। आपके पास थर्ड पीरियड एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू ज़्यादा होगा, सेकेंड पीरियड एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू कम होगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे अबाउट द पीरियोडिक वेरिएशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे आपका एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का पीरियोडिक वेरिएशन कैसे देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे इन अ पीरियड। तो देखिए बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपके पास होता है। जब आप यहाँ पे एक पर्टिकुलर पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हो, क्या होता है, जो आपके पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है उसका वैल्यू इंक्रीज करता है। अगर आपके पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का वैल्यू इंक्रीज करेगा, इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होगा उसके ऊपर अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज करेगा, तो आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू इंक्रीज करना चाहिए, राइट। ये आपका जनरल ट्रेंड हो गया। ठीक है, लेकिन अब आपको असलियत में पीरियोडिक वेरिएशन क्या देखने को मिलता है उस बारे में बात करते हैं। तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करता हूँ अबाउट द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स, तो आपके पास ऑर्डर कुछ ऐसा आता है। अब ये जो हमने ऑर्डर लिखा है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने देख लिया कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू नेगेटिव है, और कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू पॉजिटिव है। तो मैंने आपको बता ही दिया था, जहाँ पे आपके पास फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा, जहाँ पे आपके पास हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा, क्योंकि वो आपका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की कैटेगरी में आएगा, वहां पे आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू नेगेटिव होगा। ठीक है, तो आपको समझ आ रहा है, नियोन में, बेरिलियम में और नाइट्रोजन में आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू नेगेटिव होता है, बाकी सब में आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू पॉजिटिव होता है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ जिनमें आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू नेगेटिव है, वहां पे आपने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर कैसे देखा, तो आपको समझ आ रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाले का, और सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाले का। तो आपको समझ आ रहा है आपका P3 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू H2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, एंड H2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाले का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू P6 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया। अब देखिए आपने यहाँ पे लिथियम में और बोरॉन में कैसे कंपेयर किया, आपको समझ आ रहा है। लिथियम में आपके पास S1 है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, बोरॉन में आपके पास P1 है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। यहाँ पे आपका पेनिट्रेशन पार का कॉन्सेप्ट लगेगा, और आपका यहाँ पे लिथियम का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू बोरॉन। ठीक है, और बाकी में आपने यहाँ पे जनरल ट्रेंड फॉलो कर लिया। बात समझ आ रही है। ऐसे यहाँ पे अगर आपको निकालना हो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट, एकदम सेम लॉजिक अप्लाई करना है। आपको पता है आपका आर्गन का और मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव होता है। ऐसा मत सोचना फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव होगा, ऐसा नहीं होता है। मैंने बोला है नाइट्रोजन फैमिली में केवल आपके पास नाइट्रोजन ही होता है जिसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव होता है, बाकी सबका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होता है। अब देखो आर्गन में आपके पास यहाँ पे P6 कन्फिग्रेशन है, मैग्नीशियम में आपके पास H2 कन्फिग्रेशन है। आपको समझ आ रहा है, ज्यादा स्टेबल कन्फिग्रेशन आपका P6 कन्फिग्रेशन होगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम। उससे यहाँ पे कम स्टेबल कन्फिग्रेशन यहाँ पे H2 कन्फिग्रेशन होगा, उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कंपैरेटिवली ज्यादा। मेरे ख्याल से आपको बात समझ आ गई होगी। अब देखिए बाकी में कैसे कंपेयर करेंगे, आपको समझ आ रहा है। सोडियम एंड एल्यूमिनियम में कंपेयर किया ऑन द बेसिस ऑफ पेनिट्रेशन पार। आपको पता है यहाँ पे S1 में पेनिट्रेशन पार ज्यादा काम करेगा एज कम्पेयर टू P1, तो यहाँ पे क्या होगा, सोडियम का यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम। ठीक है, अब देखो फॉस्फोरस और सिलिकॉन में कैसे कंपेयर किया। फॉस्फोरस में आपके पास यहाँ पे हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अवेलेबल है, तो यहाँ पे आपके पास ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। लेकिन सिलिकॉन में आपके पास ऐसा कुछ फैक्टर काम नहीं कर रहा है, इसलिए आपका फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सिलिकॉन के कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और बाकी में आपने लगा दिया जनरल ट्रेंड कि आप जब लेफ्ट टू राइट जाते हो आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू इंक्रीज करता है। ठीक है, बात समझ आ रही है। यहाँ पे अगर आप बात करोगे इनर ग्रुप, तो इनर ग्रुप आपके पास क्या होगा, जब आप यहाँ पे एक पर्टिकुलर ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हो, तो यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का आपको
कैसा पीरियोडिक वेरिएशन देखने को मिलेगा। देखो जब आप यहाँ पे टॉप टू बॉटम जाते हो एक पर्टिकुलर ग्रुप में, यहाँ पे दो फैक्टर काम करते हैं। एक तो आपका शेल नंबर का इंक्रीमेंट होता है। अगर आपके शेल नंबर का इंक्रीमेंट होता है तो आपके आउटर मोस्ट शेल और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज करता है। तो जो आपका इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होता है आपके आउटर मोस्ट शेल में आता है, इसका मतलब आपका इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस जो अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा उसका वैल्यू कम होगा, तो आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू डिक्रीज करना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास एक और फैक्टर काम करता है, वो है इंक्रीमेंट इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। उसके अकॉर्डिंग आपका जो अट्रैक्शन फोर्स है आपके इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो इंक्रीज करना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू इंक्रीज करना चाहिए। अब आपको देखना पड़ता है कि आपका ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा है और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना पड़ता है। तो आप क्या देखते हो, जब आप यहाँ पे बात करोगे अबाउट फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट, तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, आपका यहाँ पे जनरल ट्रेंड क्या फॉलो होगा कि आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू डिक्रीज करेगा ड्यू टू इंक्रीमेंट इन शेल नंबर। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आपको बताया था ना, कुछ देर पहले बताया था, देखिए आपको बताया था कि जो आपका सेकेंड पीरियड एलिमेंट होता है उनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू थर्ड पीरियड एलिमेंट से कम होता है। बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर क्या हो जाएगा, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ग्रुप 17 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर ऐसा आ जाएगा। सेम आपका काम करेगा ग्रुप 16 एलिमेंट्स में। पहले आपका फॉलो होगा जनरल ट्रेंड, लेकिन आपको बताया था कि आपके सेकेंड पीरियड एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू थर्ड पीरियड एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से कम होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो आपका ऑक्सीजन है उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू सबसे कम हो जाएगा और ये आपका एकदम लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। आपको इसका बेसिक आइडिया होना चाहिए। हालांकि आपसे जनरली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का पीरियोडिक वेरिएशन नहीं पूछता है, आपसे आयनाइजेशन एनर्जी का ही पीरियोडिक वेरिएशन पूछेगा, फिर भी आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, ठीक है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब आपके पास क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके पास टेंडेंसी होता है कोई एलिमेंट का जिससे वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट कर पाए। ये आपके पास एक मेजरेबल क्वांटिटी नहीं होता है। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर यहाँ पे आपके पास दो सेम एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है तो दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक जैसा होगा, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो होगा। तो यहाँ पे जो आपका शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो आपके पास बॉन्ड में बीच में रहेगा और ये जो आपका बॉन्ड होगा ये आपका नॉन पोलर बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे आपके पास जिन दोनों एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है वो आपका डिफरेंट एटम है, तो क्या होगा, कोई एक एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, एक एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा। जिस एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा वो क्या करेगा, आपके शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। जैसे हमने यहाँ पे एज्यूम किया आपका ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा है, तो क्या होगा, जो आपका शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर गया टुवर्ड्स ए, इससे क्या होगा, ए का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर गया, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया। बी का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर गया, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया। तो ये जो आपके पास बॉन्ड है ये आपके पास पोलर बॉन्ड बन गया, ठीक है। अब कौन कौन से फैक्टर है जो कि आपके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करता है। सबसे पहला आपका न्यूक्लियर चार्ज, जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा आपके शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर। जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा आपके शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू होगा। सेकंड फैक्टर होगा स्क्रीनिंग कांस्टेंट। अगर स्क्रीनिंग कांस्टेंट का वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब इनर इलेक्ट्रॉन से मिलने वाला रिपल्शन फोर्स ज्यादा है, तो आपका शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा, तो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू यहाँ पे कम हो जाएगा। नेक्स्ट आपका फैक्टर है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अगर आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट फैक्टर है शेल नंबर। अगर आपका शेल नंबर ज्यादा होगा तो इसका मतलब आपका डिस्टेंस ज्यादा होगा आपके न्यूक्लियस और शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में, तो आपका अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू कम होगा। नेक्स्ट आपका फैक्टर है ऑक्सीडेशन स्टेट। जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उतना ज्यादा आपका पॉजिटिव चार्ज होगा एटम के ऊपर। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा एटम के ऊपर उतना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा आपका टुवर्ड्स शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू हो जाएगा। जितना ज्यादा परसेंटेज इसका कैरेक्टर होगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा ऑन द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उतना ज्यादा आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू हो जाएगा। अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल में सराउंडिंग एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा तो वो क्या करेगा, सेंट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेगा, इससे क्या होगा, सेंट्रल एटम का भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। अगर आपके पास यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव सराउंडिंग एटम है तो आपका सेंट्रल एटम का भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर जाएगा। बता ही चुका हूं मैं आपको। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे था पॉलिंग मेथड, जिसे आप यहाँ पे पॉलिंग स्केल भी कहते हो। ये जो आपके पास पर्टिकुलर मेथड था ये आपके पास यहाँ पे बेस्ड था ऑन द वैल्यू ऑफ बॉन्ड एनर्जी।
इसके थ्रू आप यहाँ पे दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस का कैलकुलेशन कर सकते थे। मान लीजिए आपके पास यहाँ पे दो एटम है, एक आपका एटम ए है, एक आपका एटम बी है, दोनों के बीच में आपका कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है और दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। तो ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा दोनों के बीच में, इसका आप कैलकुलेशन कर सकते हो यूजिंग दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला क्या था आपके पास, जो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा बिटवीन एटम ए एंड बी, ये हो जाएगा 0.208 अंडर रूट ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी बॉन्ड माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बॉन्ड मल्टीप्लाइड बाय बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी बी बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे देखिए यही लिखा है, ये आपके पास होता है बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्योर कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन एटम्स ऑफ ए और यूनिट होगा किलो कैलोरी पर मोल। ये आपका बताता है बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्योर कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन एटम्स ऑफ बी, यूनिट होगा किलो कैलोरी पर मोल। ये आपका बताता है बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्योर कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन एटम्स ऑफ ए एंड बी और इसका भी यूनिट होगा किलो कैलोरी पर मोल। यहाँ पे आपका एक्स से एक्स भी बताएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम ए एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम बी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पे समझ आना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे होता है मुलिकन्स मेथड, इसे आप यहाँ पे मुलिकन स्केल भी कहते हो। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द मुलिकन स्केल आप यहाँ पे कोई भी एलिमेंट के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वैल्यू का एब्सोल्यूट कैलकुलेशन कर सकते हो। जो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा एलिमेंट ए का आपके मुलिकन स्केल में कैसे डिफाइन होगा, ये डिफाइंड होगा एज द एवरेज ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ए। बात समझ आ रहा है, जहाँ पे आप यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को लेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। न्यूमेरिकली ऐसा देखा जाता है जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है कोई एलिमेंट का मुलिकन स्केल में, उसका वैल्यू ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू जो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू आता है आपके पास उस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए पॉलिंग स्केल में। बात समझ आ रही है। और यहाँ पे रिलेशन क्या होता है कि जो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू होता है पॉलिंग स्केल में, ये हो जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू इन मुलिकन स्केल डिवाइडेड बाय 2.8। ठीक है, इसका आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए, बहुत ज्यादा आपको इन डेप्थ नहीं जाना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास एक और मेथड होता है, उसका नाम होता है ऑलरेड-रोचॉफ मेथड। ठीक है, ये आपका पॉलिंग स्केल के ऊपर ही बेस्ड होता है। इसके अकॉर्डिंग जो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू होगा आपके पॉलिंग स्केल में, ये आपका क्या हो जाएगा 0.359 मल्टीप्लाइड बाय द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिवाइडेड बाय द कोवेलेंट रेडियस का होल स्क्वायर प्लस 0.744। ठीक है, और इन्होंने यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया था आपके पास, ग्राफ के वाई एक्सिस पे था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पॉलिंग स्केल, ग्राफ के एक्स एक्सिस पे था आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अपॉन कोवेलेंट रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, तो उन्होंने देखा था यहाँ पे आपके पास ग्राफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा जहाँ पे जो स्लोप होगा वो 0.359 के बराबर होगा। ठीक है, इसका बस एक बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए, इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि आपके पास होता है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आपके पास बहुत सारे एप्लीकेशन होता है, आपको इन एप्लीकेशन का आइडिया होना चाहिए। सबसे पहले आपका एप्लीकेशन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आपके पास मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। जितना ज्यादा आपके पास कोई एलिमेंट के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू होता है उतना ज्यादा उसमें नॉन मेटालिक कैरेक्टर आपके पास प्रेजेंट होता है। सेकंड आपका एप्लीकेशन होता है पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। जितना ज्यादा आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू होगा कोई एक एटम का, या कह लो जितना ज्यादा आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा बिटवीन द बॉन्डेड एटम्स, उतना ज्यादा आपके पास उस पर्टिकुलर बॉन्ड का पोलैरिटी का वैल्यू होगा। एक आपके पास यहाँ पे हैनिस स्मिथ इक्वेशन होता है जो कि आपको बताता है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। ठीक है, अगर आपको परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर चाहिए हो जाएगा 16 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन बॉन्ड एट एटम ए एंड बी, है ना, प्लस 3.5 मल्टीप्लाइड बाय द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन बॉन्डेड एटम ए एंड बी, इसका होल स्क्वायर। अगर यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 2.1 के बराबर होता है तो उस केस में हम क्या कहते हैं, जो आपका आयनिक कैरेक्टर होगा कोवेलेंट कैरेक्टर के बराबर होगा। अगर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 2.1 से ज्यादा होता है तो हम कहते हैं आपका जो ए बी के बीच में बॉन्ड है वो आयनिक बॉन्ड है। अगर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 2.1 से कम होता है तो हम कहते हैं जो आपके पास ए बी के बीच में बॉन्ड है वो कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है जितना ज्यादा आपके पास यहाँ पे बॉन्डेड एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतना ज्यादा आपके पास उस पर्टिकुलर बॉन्ड का एनर्जी होगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें तो आपको एक बार समझना पड़ेगा कि अगर आपके पास यहाँ पे दोनों एटम्स जिनके बीच में बॉन्ड प्रेजेंट है, अगर उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू ज्यादा होता है, अगर उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस एग्जिस्ट करता है और वो जो बॉन्डेड एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है उसके पास एक सफिशिएंट वैल्यू होता है, तो होता क्या है ना, दोनों एटम्स एक दूसरे को ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं
और एक दूसरे के ज़्यादा पास आ जाता है, इससे क्या होता है, उनके बीच में जो बॉन्ड लेंथ होता है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू से कम हो जाता है। अब ये जो आपका यहाँ पे प्रैक्टिकल बॉन्ड लेंथ होता है जो कि आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू से कम हो जाता है, इसके कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे आपके पास एक इक्वेशन होता है जिसे आप कहते हैं शूमेकर एंड स्टीवेंसन इक्वेशन। तो अगर आपके पास एक हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब है ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें आपके पास डिफरेंट टाइप के एटम्स प्रेजेंट है, तो ये जो आपका पर्टिकुलर इक्वेशन होता है शूमेकर एंड स्टीवेंसन इक्वेशन, ये क्या बताता है, ये आपको बताता है कि प्रैक्टिकली बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द बॉन्डेड एटम, यहाँ पे आपके पास पार्शियल चार्ज क्रिएट होता है आपके एटम्स के ऊपर, और ये जो पार्शियल चार्ज आपके पास एटम्स के ऊपर क्रिएट होता है इसके वजह से आपका एक्स्ट्रा अट्रैक्शन देखने को मिलता है बिटवीन द एटम्स, जिससे क्या होता है जो आपका ऑब्जर्व्ड वैल्यू होता है आपके बॉन्ड लेंथ का और जो आपका थ्योरेटिकल वैल्यू होता है आपके बॉन्ड लेंथ का, वो आपका डिफरेंट हो जाता है और देखा जाता है कि आपका प्रैक्टिकल वैल्यू बॉन्ड लेंथ का कम हो जाता है एज कंपेयर टू द थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ बॉन्ड लेंथ। तो जो प्रैक्टिकल वैल्यू आपके पास होता है बॉन्ड लेंथ का वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ बॉन्ड लेंथ माइनस 0.09 मल्टीप्लाइड बाय द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन एटम ए एंड बी। समझ आ रहा है? यहाँ पे आपका डी ए बी बताएगा इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी या फिर बॉन्ड लेंथ ऑफ ए एंड बी, ये प्रैक्टिकल वैल्यू है। आर ए आपका कोवलेंट रेडियस होगा ए का, आर बी आपका कोवलेंट रेडियस होगा बी का। जब दोनों ए एंड बी के कोवलेंट रेडियस को ऐड कर देंगे तो आपके पास यहाँ पे थ्योरेटिकल बॉन्ड लेंथ आ जाएगा। तो बेसिकली ये आपके पास प्रैक्टिकल बॉन्ड लेंथ है, ये आपके पास थ्योरेटिकल बॉन्ड लेंथ है। आप थ्योरेटिकल बॉन्ड लेंथ में से इस पर्टिकुलर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे प्रैक्टिकल बॉन्ड लेंथ आएगा, और जिस वैल्यू को आपको सब्ट्रैक्ट करना है वो आपका डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के ऊपर। ठीक है, तो आपको समझ आ रहा है जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा आपके बॉन्डेड एटम्स के बीच में, उतना ज्यादा उनके ऊपर पार्शियल चार्ज क्रिएट होगा, उतना ज्यादा उनके बीच में अट्रैक्शन काम करेगा, उतना कम उनका बॉन्ड लेंथ हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ आना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, हम यहाँ पे बात करते हैं अबाउट द नेचर ऑफ हाइड्राइड। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एप्लीकेशन होता है आपके हाइड्राइड के नेचर को बताने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे आपके पास कोई एक एलिमेंट का हाइड्राइड है जो कि अपना एसिडिक नेचर दिखा रहा है। तो ये अपना एसिडिक नेचर कैसे दिखाएगा, जब आप इसे पानी में डालोगे यहाँ पे ये H+ आयन को रिलीज करेगा और साथ में आपके पास A- आयन आएगा जो कि इस पर्टिकुलर एसिड के लिए कंजुगेट बेस का काम करेगा। अब आपको पता होगा, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, जितना ज्यादा आपका ये कंजुगेट बेस स्टेबल होगा उतना ज्यादा आपका इस पर्टिकुलर हाइड्राइड का टेंडेंसी होगा H+ को रिलीज करने का, और जितना ज्यादा टेंडेंसी होगा हाइड्राइड का H+ को रिलीज करने का उतना ज्यादा एसिडिक नेचर होगा इस पर्टिकुलर हाइड्राइड का। ठीक है, तो जो इस हाइड्राइड का एसिडिक नेचर होगा इस बात पर डिपेंड करेगा कितने आसानी से ये H+ को लूज कर पा रहा है, और कितने आसानी से ये H+ को लूज कर पाएगा इस बात पर डिपेंड करेगा कि H+ को लूज करने के बाद जो यहाँ पे कंजुगेट बेस का फॉर्मेशन होगा उसका यहाँ पे स्टेबिलिटी कितना ज्यादा है। तो जब आप यहाँ पे बात करोगे एक पर्टिकुलर ग्रुप में तो क्या होगा, जो आपके पास स्टेबिलिटी होगा आपके कंजुगेट बेस का मतलब कि A-, ये आपका डिपेंड करेगा आपके ए के साइज के ऊपर, और ये आपका डिपेंड करेगा आपका हाइड्राइड के एसिडिक नेचर के ऊपर। और अगर आप अलोंग द पीरियड बात करो, जो आपके पास स्टेबिलिटी होगा A- का, ये डिपेंड करेगा आपके पास अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, जो कि डिपेंड करेगा आपके एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्राइड के ऊपर। बात समझ पा रहे हैं? कहने का मतलब क्या है, अगर आपको कभी भी यहाँ पे आपके पास एलिमेंट का हाइड्राइड गिवन हो और आपको यहाँ पे एलिमेंट के हाइड्राइड में एसिडिक नेचर कंपेयर करना है, उसका अप्रोच क्या है, समझ पा रहे हैं ना? आपको यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट का हाइड्राइड गिवन हो, आपको उनके बीच में एसिडिक नेचर को कंपेयर करना है, तो कौन से कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे? तो पहले आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे आपको जो डिफरेंट एलिमेंट के हाइड्राइड गिवन है वो आपके पास डिफर किस में कर रहे हैं, वो आपके पास डिफर कर रहे हैं किस में, है ना, कि वो आपके पास यहाँ पे एक पर्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग करते हैं या फिर वो आपके पास एक पर्टिकुलर पीरियड से बिलोंग करते हैं। अगर यहाँ पे आपको जिन एलिमेंट के हाइड्राइड के एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करने को बोला गया है वो आपके पास सेम ग्रुप से बिलोंग करेंगे, तो वहां पे फिर आप कंपेयर करेंगे आपके ए का साइज। अगर आपके ए का साइज ज्यादा होगा तो A- का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, तो आपके हाइड्राइड का एसिडिक नेचर ज्यादा होगा। लेकिन अगर आपको जिन एलिमेंट का हाइड्राइड गिवन और आपको यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने को बोला गया है वो आपका यहाँ पे बिलोंग करते हैं किससे, वो आपका बिलोंग करते हैं सेम पीरियड से, तो वहां पे क्या होगा, जो आपका स्टेबिलिटी होगा आपके A- का वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा ए के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा ए का उतना ज्यादा उसका
ए माइनस का स्टेबिलिटी हो जाएगा, उतना ज़्यादा यहाँ पे आपका एसिडिक नेचर हो जाएगा आपके हाइड्राइड का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर आपको यहाँ पे कंपेयर करना है एसिडिक नेचर नाइट्रोजन के हाइड्राइड का, ऑक्सीजन के हाइड्राइड का, फ्लोरीन के हाइड्राइड का, ये तीनों आपके पास बिलोंग करते हैं सेम पीरियड से। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा ए माइनस का स्टेबिलिटी, जो कि डिपेंड करेगा ए के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। तो यहाँ पे नाइट्रोजन में, ऑक्सीजन में, फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या है, आपको पता है फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन का, उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन का। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा ए का, उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगा ए माइनस का। इसका मतलब एफ माइनस का स्टेबिलिटी ज्यादा एज कंपेयर टू ओ माइनस, ओ माइनस का स्टेबिलिटी ज्यादा एज कंपेयर टू एन माइनस। बात समझ आ रहा है? तो यही आपको देखने को मिल रहा है। और जो आपके पास यहाँ पे कंजुगेट बेस के स्टेबिलिटी का ऑर्डर आएगा, वो आपके पास यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ जाएगा आपके हाइड्राइड का। बात समझ आ गया? ठीक है जी। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे आपके अगले एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, जो कि आपके पास होता है ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अब देखो, आपको यहाँ पे समझ आना चाहिए, जब आपके पास यहाँ पे दो एटम्स के बीच में कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, दोनों एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, तो बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द टू एटम्स, यहाँ पे आप क्या करते हो, यहाँ पे आप एलिमेंट को एक नंबर असाइन करते हो, और वो जो आप एलिमेंट को नंबर असाइन करते हो, उसे आप कहते हो उस पर्टिकुलर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर। एग्जैक्टली ये क्या होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन के फ्लैश कार्ड वीडियो में। अभी के लिए मैं बस आपको एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर आपका ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा बी के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, ठीक है, और अगर आपके पास यहाँ पे ए और बी के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, आपका बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पे शिफ्ट होगा टुवर्ड्स ए, तो ए के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर गया है, और बी के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गया है। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा ए का -1 होगा, जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा बी का +1 होगा। अगर आपके पास ए एंड बी के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, फिर हम बोलेंगे आपका ए का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, बी का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। अगर आपके पास ए एंड बी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, फिर हम बोलेंगे आपका ए का ऑक्सीडेशन स्टेट -3 है, बी का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। बात समझ आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे HCl का मॉलिक्यूल है, आपको पता है क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो क्या होगा, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पे शिफ्ट होगा टुवर्ड्स क्लोरीन अवे फ्रॉम हाइड्रोजन। तो यहाँ पे इसको दिखाएंगे इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, तो क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +1, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा -1। आयनिक कंपाउंड के लिए जो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है एक्चुअल चार्ज के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल NaCl में हम क्या बोलेंगे, सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, ठीक है। एक आपके पास टर्म होता है एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका कैलकुलेशन करते हैं फॉर्मूला से। एक होता है एब्सोल्यूट ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका कैलकुलेशन करते हैं स्ट्रक्चर से, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे H3PO4 अवेलेबल है, यहाँ पे अगर आपको फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट का कैलकुलेशन करना है, क्या करेंगे, फॉस्फोरस के ऑक्सीडेशन स्टेट को x मान लेंगे। जनरली आपके हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1, 3 हाइड्रोजन के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। जनरली आपके ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -2, 4 ऑक्सीजन के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, सबका सम 0 के बराबर करेंगे क्योंकि नेट चार्ज 0 है। ऐसा करने से आपके पास फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा +5। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक एसिड अवेलेबल है, कौन सा एसिड है, ये आपके पास है H2SO5, है ना। क्या बोलते हैं इसे, इसे यहाँ पे कैरोज एसिड बोलते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपको सभी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट का वैल्यू चाहिए, कैसे आएगा, आपको इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो यहाँ बताया, कि जब आपके पास एक एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, एक एटम कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, उनके बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट -1, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1। अगर उनके बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट -2, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2। अगर उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तब क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट -3, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3। बात समझ आ रहा है? तो ये बात आपको यहाँ पे समझ आना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा, दोनों सल्फर का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा, ये आपके पास यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे शायद वैल्यू गलत लिखा हुआ है, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये सल्फर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सल्फर और ऑक्सीजन में
ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन उसके ऊपर -2 आएगा, सल्फर के ऊपर +2 आएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे सल्फर है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन उसके ऊपर -2 आएगा, सल्फर पे +2 आएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे सल्फर है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन उसके ऊपर -1 आएगा, सल्फर के ऊपर +1 आएगा। टोटल यहाँ पे कितना हो गया, +2 +2 +1 +5 हो गया। इस सल्फर के ऊपर +5 आएगा और इस सल्फर के ऊपर +3 आएगा। ठीक है, तो ये आपका +5 होगा, बाकी आपका सब सही लिखा हुआ है। ठीक है, बात समझ आ गई। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे आपका नेचर ऑफ ऑक्साइड के बारे में। राइट, यहाँ पे देखिए आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एप्लीकेशन से ऑक्साइड के नेचर पे भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आपका ऑक्साइड क्या होता है, एक बाइनरी कंपाउंड जहाँ पे आपका ऑक्सीजन के ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो -2 होता है। ठीक है, इसे आप यहाँ पे ऑक्साइड कहते हो। जैसे कि आपके पास यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड हो गया, पोटेशियम ऑक्साइड हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया, सब आपके पास ऑक्साइड होते हैं। अगर कभी भी आपको यहाँ पे एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड के ऊपर कमेंट करना है, ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वैल्यू पे डिपेंड करेगा, या फिर कह लो ये डिपेंड करेगा आपका जो भी आपका ए है उसके ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर, या फिर ये डिपेंड करेगा आपके ए के नॉन मेटालिक नेचर के ऊपर, या फिर ये इन्वर्सली डिपेंड करेगा आपके ए के मेटालिक नेचर के ऊपर। लेकिन आपको समझ आ रहा होगा जो आपका ए का ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो आपके ए का नॉन मेटालिक नेचर है, जो आपके ए का मेटालिक नेचर है, सब आपका इनडायरेक्टली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। इसका मतलब आपका जो एसिडिक नेचर होगा आपके ऑक्साइड का, वो आपका ए के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर ही डिपेंड करेगा। जब आप यहाँ पे लेफ्ट टू राइट जाते हो, आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू इन जनरल इंक्रीज होता है, तो आपके पास इन जनरल क्या होगा, ऑक्साइड का एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा और बेसिक नेचर डिक्रीज होगा। जब आप यहाँ पे टॉप टू बॉटम जाओगे एस ब्लॉक में, तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू डिक्रीज होगा, मतलब कि आपके पास एसिडिक नेचर का वैल्यू डिक्रीज होगा और बेसिक नेचर का वैल्यू इंक्रीज होगा। जब आप यहाँ पे पी ब्लॉक में जाओगे टॉप टू बॉटम, क्या होगा, आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू डिक्रीज होगा, मतलब कि एसिडिक नेचर का वैल्यू डिक्रीज होगा और बेसिक नेचर का वैल्यू इंक्रीज होगा। अगर आप यहाँ पे बात करोगे डी ब्लॉक में, तो जब आप यहाँ पे टॉप टू बॉटम जाओगे, क्योंकि यहाँ पे आपके पास डी एंड एफ के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, जो कि आपके पास पुअर शील्डिंग इफेक्ट दिखाता है, यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा, मतलब कि एसिडिक नेचर इंक्रीज करेगा, मतलब कि आपके पास बेसिक नेचर डिक्रीज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हम यहाँ पे बात करेंगे अबाउट टाइप ऑफ ऑक्साइड। अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा अबाउट टाइप ऑफ ऑक्साइड, ये आपके पास 4 टाइप के होते हैं, एक आपका एसिडिक ऑक्साइड, एक आपका बेसिक ऑक्साइड, एक आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एक आपका न्यूट्रल ऑक्साइड। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ एसिडिक ऑक्साइड के बारे में, इन जनरल क्या होता है, जो आपके पास नॉन मेटालिक ऑक्साइड होता है वो आपके पास एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। ये आपके पास रिएक्ट करता है बेस के साथ ताकि आपको सॉल्ट मिले, साथ में वाटर मिले। अगर मैं इन जनरल यहाँ पे बात करूंगा बेसिक ऑक्साइड के बारे में, जो आपके पास मेटालिक ऑक्साइड होते हैं, काम करते हैं बेसिक ऑक्साइड का, ये यहाँ पे रिएक्ट करता है एसिड के साथ ताकि आपको सॉल्ट मिले, साथ में वाटर मिले। अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में, ये यहाँ पे एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं, साथ में बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे देखो आपको पता होना चाहिए आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो आपके पास जिंक का ऑक्साइड होगा, बेरिलियम का ऑक्साइड होगा, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होगा, गैलियम का ऑक्साइड होगा, टिन का ऑक्साइड होगा, क्रोमियम का ऑक्साइड होगा जहाँ पे आपका क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को दिखाएगा, वेनेडियम का ऑक्साइड होगा जहाँ पे आपका वेनेडियम +5 ऑक्सीडेशन स्टेट को दिखाएगा, एंटीमनी का ऑक्साइड होगा जहाँ पे आपका एंटीमनी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को दिखाएगा, आर्सेनिक का ऑक्साइड होगा जहाँ पे आपका आर्सेनिक +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को दिखाएगा, और लेड का ऑक्साइड होगा। ये सब आपके पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड के कैटेगरी में आएंगे। आपको यहाँ पे एम्फोटेरिक ऑक्साइड को याद रखना पड़ेगा, कौन कौन यहाँ पे एम्फोटेरिक ऑक्साइड बना सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसका आप चाहो तो नेमोनिक वगैरह याद कर सकते हो, लेकिन आपको ये यहाँ पे याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये पता है आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन कौन फॉर्म करता है, आपका काम काफी आसान हो जाएगा। इसका एक बहुत ही फेमस निमोनिक होता है, मैं बता देता हूँ आपको ओरली। वो क्या होता है, वो होता है जनाबे अली गाए, सुना करे वो सभी आसमां के प्रभु, है ना। क्या होता है, जनाबे अली गाए, सुना करे वो सभी आसमां के प्रभु, जनाबे अली गाए, सुना करे वो सभी आसमां के प्रभु। ठीक है,
नेमोनिक है, आप चाहो तो याद रख सकते हो या फिर कोई और नेमोनिक भी फॉलो कर सकते हो। ऐसे ही देखो, अगर मैं न्यूट्रल ऑक्साइड की बात करता हूँ, ना तो ये रिएक्ट करता है एसिड के साथ, ना तो ये रिएक्ट करता है बेस के साथ। यहाँ पे आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, यहाँ पे आपके पास नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, यहाँ पे आपके पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। अब देखो आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, बहुत बार आपके पास जे मेंस में ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपको यहाँ पे 4-5 ऑक्साइड देके बोलेगा बताओ इनमें से कौन सा आपका ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड है, कौन सा आपका बेसिक ऑक्साइड है, कौन सा आपका न्यूट्रल ऑक्साइड है, कौन सा आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ठीक है। तो उसके लिए देखो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आप यहाँ पे एम्फोटेरिक ऑक्साइड को याद कर लो और न्यूट्रल ऑक्साइड को याद कर लो, है ना। तो आपको दिख गया आपका न्यूट्रल ऑक्साइड 3 है, वो आपको याद हो जाएगा। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड को याद करने के लिए मैंने आपको ट्रिक बता दिया। सबसे पहले आपका अप्रोच होगा, जो भी आपको गिवन ऑक्साइड है क्वेश्चन में, आपको चेक करना है क्या वो न्यूट्रल ऑक्साइड है, क्या वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। अगर है तो आप बता दोगे ठीक है जी, लेकिन अगर वो आपके पास नहीं है फिर देखिए आप क्या बोलेंगे। अगर आपके पास मेटालिक ऑक्साइड होगा, अगर वहां पे आपके पास जो मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आपके पास +1 होगा, +2 होगा, +3 होगा, आप बोल देंगे डेफिनेटली वो आपके पास बेसिक ऑक्साइड होगा। अगर वो आपके पास मेटालिक ऑक्साइड होगा और आपके पास यहाँ पे मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होगा, फिर आप कह देंगे वो आपके पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड होगा। अगर यहाँ पे आपके पास मेटालिक ऑक्साइड होगा, आपके पास मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होगा, +6 होगा, +7 होगा, तो आप कह देंगे आपके पास एसिडिक ऑक्साइड होगा, ठीक है। बात समझ आ रही है। अगर आपके पास यहाँ पे नॉन मेटल का ऑक्साइड है, वो आपके पास एसिडिक ऑक्साइड होगा। यहाँ पे आपको वाटर को हटा देना है क्योंकि वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है, और यहाँ पे आपको सभी न्यूट्रल ऑक्साइड को हटा देना है, ठीक है। और जब मैं मेटालिक ऑक्साइड की बात कर रहा था तो भी आपको ध्यान रखना है कि जब आपका यहाँ पे +1 +2 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, वो आपका बेसिक ऑक्साइड होगा, इसमें आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड काउंट नहीं होगा। जब आपका +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, वो आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड होगा, इसमें आपका VO2 काउंट नहीं होगा। जब आपका +5 +6 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, तो आपके पास एसिडिक ऑक्साइड होगा, इसमें आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड काउंट नहीं होगा। बात समझ आ रहा है। और ऐसे कभी भी आपके पास यहाँ पे मेटलॉइड को कोई ऑक्साइड दिख जाए, उनका नेचर यहाँ पे एसिडिक होगा, एक्सेप्ट जो आपके पास यहाँ पे एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं, जैसे कि आपका आर्सेनिक का ऑक्साइड जिसमें आपका आर्सेनिक का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, या फिर आपका एंटीमनी का ऑक्साइड जिसमें आपके एंटीमनी का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। आपको बात समझ आए कि नहीं, वापस बता रहा हूँ मैं। कभी भी आपको एग्जाम में बहुत सारा ऑक्साइड देके बोले, आपको यहाँ पे नेचर ऑफ ऑक्साइड पे कमेंट करना है। सबसे पहले चेक कर लो क्या इनमें से कोई आपके पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, और उसके बाद चेक कर लो क्या इनमें से कोई आपके पास न्यूट्रल ऑक्साइड है। अगर नहीं है दोनों ही, तो फिर क्या देखेंगे कि क्या वो मेटल का ऑक्साइड है। अगर वो मेटल का ऑक्साइड, दिमाग में 3 चीज आना चाहिए, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट देखना है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +1 +2 +3 में कोई एक होगा तो नेचर होगा बेसिक। यहाँ पे अगर आपका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होगा तो नेचर होगा एम्फोटेरिक। अगर आपका ऑक्सीडेशन स्टेट +5 +6 +7 में कोई एक होगा तो नेचर हो जाएगा एसिडिक। उसके बाद आपको चेक करना है क्या वो नॉन मेटालिक ऑक्साइड है। अगर है तो आपका नेचर हो जाएगा एसिडिक। उसके बाद आपको चेक करना है क्या आपके पास यहाँ पे मेटालॉइड का ऑक्साइड है। अगर हाँ तो नेचर हो जाएगा एसिडिक। बात समझ आ गई। आगे देखिए हम यहाँ पे बात करेंगे अबाउट द नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड। अगर आप यहाँ पे नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड के बारे में बात करेंगे, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा कि आपके पास हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, एंड एटम ए एंड ऑक्सीजन के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, आपको देखना पड़ेगा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कहाँ पे है। अगर आपका यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन एटम ए एंड ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है उसका क्लीवेज हो जाएगा, तो ये H+ आयन को रिलीज करेगा, और उस केस में बोलेंगे इसका नेचर एसिडिक है। लेकिन अगर आपके पास ऐसा होता है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन वो कम होगा एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन एटम ए एंड ऑक्सीजन, उस केस में क्या होगा, यहाँ पे आपके पास एटम ए एंड ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, और यहाँ पे आपके पास OH- आएगा, उस केस में आपका नेचर हाइड्रोक्साइड का बेसिक हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब अगर आपको शॉर्ट में बताऊं, जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा ए का, उतना ज्यादा बेसिक नेचर होगा आपके हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपके पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है लैटिस एनर्जी। अब लैटिस एनर्जी का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है जितना आपके पास एनर्जी रिलीज होगा जब आपके पास 1 मोल क्रिस्टल लैटिस फॉर्म होता है, उसे आप कहते हैं लैटिस एनर्जी। या फिर आप लैटिस एनर्जी को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं,
कि अगर आपके पास यहाँ पे 1 मोल क्रिस्टल लैटिस प्रेजेंट है, उसको अपने आयंस में ब्रेक करने के लिए कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, उसे आप कहेंगे लैटिस एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो कि आपके लैटिस एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर होता है चार्ज ऑन आयंस। जो आपके पास आयंस के ऊपर चार्ज है वो आपके लैटिस एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। जितना ज्यादा चार्ज होगा आपके आयंस के ऊपर, उतना ज्यादा आपके पास लैटिस एनर्जी का वैल्यू होता है। सेकंड फैक्टर होता है आपका साइज ऑफ आयंस। जो आपका साइज ऑफ आयंस है वो भी आपके लैटिस एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। जितना ज्यादा यहाँ पे आपके पास आयंस का साइज होगा, उतना कम यहाँ पे आपके पास लैटिस एनर्जी होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर कभी ऐसा हो रहा हो जहाँ पे आपको लैटिस एनर्जी का कंपैरिजन करना हो, तो आपके पास क्या होगा, या तो आपके पास जिनके बीच में आपको लैटिस एनर्जी का कंपैरिजन करना है उनमें आपके पास आयन के ऊपर चार्ज डिफरेंट होगा, या तो आपको जिनके बीच में लैटिस एनर्जी का कंपैरिजन करना है उनमें आपके पास आपके आयंस का साइज डिफरेंट होगा। बाय चांस मान लीजिए ऐसा केस आपके पास आता है जहां पे जिन दोनों स्पीशी के बीच में आपको लैटिस एनर्जी का कंपैरिजन करना है उसमें आपके पास आयंस का चार्ज भी डिफरेंट है, उसमें आपके पास आयंस का साइज भी डिफरेंट है, तो आप यहाँ पे ज्यादा प्रायोरिटी किसे देंगे, आप यहाँ पे चार्ज वाले फैक्टर को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे एज कंपेयर टू साइज फैक्टर, जब भी आपके पास कोई भी टाइप का कॉन्ट्राडिक्शन आएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे बोला आपके पास लिथियम फ्लोराइड है, सोडियम फ्लोराइड है, पोटेशियम फ्लोराइड है, रुबिडियम फ्लोराइड है, सीजियम फ्लोराइड है। आपको यहाँ पे चाहिए लैटिस एनर्जी का ऑर्डर। आपको दिख रहा है जो आपका डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है वो आपका यहाँ पे कटायन है, और आपको दिख रहा है सभी कटायन में आपका कटायन का चार्ज सेम है। आपको यहाँ पे कटायन के साइज को कंपेयर करना है। जब आप यहाँ पे लीडियम से सीजियम जाओगे तो आपके पास क्या होगा, आपके पास जो आयन का साइज है वो आपके पास यहाँ पे इंक्रीज करेगा। जब आप लिथियम आयन से सीजियम आयन में जाओगे आपके पास आयन का साइज इंक्रीज करेगा। आप देखो हर केस में आपके पास अनायन का साइज सेम है, लेकिन आपके पास जब आप लिथियम आयन से सीजियम आयन में जा रहे हो आपके पास कटायन का साइज इंक्रीज कर रहा है, मतलब आपके पास ओवरऑल जो साइज है इंक्रीज करेगा, तो आपके पास लैटिस एनर्जी का वैल्यू डिक्रीज करेगा। तो ये आपके पास डिक्रीजिंग ऑर्डर आ जाएगा आपके लैटिस एनर्जी के वैल्यू का। अगर आपको यहाँ पे कंपेयर करना है ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी आपके पास सोडियम फ्लोराइड में, मैग्नीशियम फ्लोराइड में और एल्यूमिनियम फ्लोराइड में, यहाँ पे अगेन आपका डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या है, वो आपके पास कटायन है और कटायन का चार्ज डिफरेंट है। यहाँ पे आपका कटायन का चार्ज डिफरेंट है, सोडियम के ऊपर चार्ज है +1, मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज है +2, एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज है +3। जितना ज्यादा चार्ज होगा आयन के ऊपर उतना ज्यादा लैटिस एनर्जी का वैल्यू होगा। बात समझ आ गया। नेक्स्ट आपके पास होता है कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। इसका क्या मतलब होता है, ये आपके पास होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि आपके पास रिलीज होगा जब आप यहाँ पे 1 मोल गैसियस आयन को डिसॉल्व करेंगे वाटर में। जब आपका 1 मोल गैसियस आयन कंप्लीटली डिसॉल्व होता है वाटर में, उस प्रोसेस में जो आपका एनर्जी रिलीज होता है उसे कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, बात समझ आ रहा है। तो आपको यहाँ पे सिंपल सी बात समझ आनी चाहिए कि अगर आप यहाँ पे 1 मोल गैसियस कटायन को यहाँ पे आप क्या करोगे, पानी में डिसॉल्व करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका एक्वस आयन में, एक्वस कटायन में। और अगर आप यहाँ पे 1 मोल गैसियस अनायन को पानी में डिसॉल्व करोगे, कन्वर्ट किस में हो जाएगा, 1 मोल एक्वस अनायन में। बात समझ आ रही है। अब देखिए सवाल है यहाँ पे जो आपका हाइड्रेशन एनर्जी है कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। ये आपका 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक तो होता है चार्ज ऑफ आयन, एक होता है साइज ऑफ आयन। देखो बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जितना ज्यादा आपके आयन के ऊपर चार्ज होगा, फर्क नहीं पड़ता वो आपका कटायन है कि वो आपका अनायन है, जितना ज्यादा आपके आयन के ऊपर चार्ज होगा उतना ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स को आपका आयन अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा फॉर हाइड्रेशन, और जितना ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल को आपका आयन अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा फॉर हाइड्रेशन, उतना ज्यादा उसका हाइड्रेशन हो जाएगा और उतना ज्यादा यहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगा। इसका मतलब आपका हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली डिपेंड करता है आपके आयन के चार्ज के ऊपर। जितना ज्यादा आपके पास चार्ज होगा आयन के ऊपर उतना ज्यादा आपके पास हाइड्रेशन एनर्जी का वैल्यू होगा। दूसरा फैक्टर होता है साइज ऑफ आयन। तो जितना कम यहाँ पे आपके पास आपका आयन का साइज होगा उतना ज्यादा उसका चार्ज डेंसिटी होगा, उतना ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल को आपका आयन अपने तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा, उतना ज्यादा उसका हाइड्रेशन हो पाएगा, उतना ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगा। और जितना यहाँ पे बड़ा आपका आयन का साइज होगा उतना कम उसका चार्ज डेंसिटी होगा, उतना कम यहाँ पे वो वाटर मॉलिक्यूल को अपने तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा, उतना कम यहाँ पे उसका हाइड्रेशन होगा, उतना कम आपके पास हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगा, और उतना कम यहाँ पे आपके पास वैल्यू हो जाएगा हाइड्रेशन एनर्जी का। ठीक है,
अगर आप यहाँ पे बात करोगे अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी, वो आपके पास क्या होता है, सबसे पहला एप्लीकेशन होता है हाइड्रेशन एनर्जी के बेसिस पे आप यहाँ पे आयन का साइज बता सकते हो एक्वस मीडियम में। जितना ज्यादा आपके पास हाइड्रेशन एनर्जी होगा, उतना ज्यादा आपके पास आयन का हाइड्रेशन हो रहा है, उतना बड़ा आपके पास आयन का साइज हो जाएगा, ठीक है। और जितना बड़ा आपके पास आयन का साइज होगा, उतना कम उसका मोबिलिटी हो जाएगा। इसलिए जो आपके पास मोबिलिटी होगा आयन का एक्वस मीडियम में, वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आपके आयन के साइज का, जो कि होगा एक्वस मीडियम में। और जो आपका आयन का साइज होता है एक्वस मीडियम में, वो आपका डिपेंड करता है हाइड्रेशन एनर्जी के ऊपर। इसीलिए आपका यहाँ पे मोबिलिटी ऑफ आयन इन एक्वस मीडियम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा हाइड्रेशन एनर्जी के। लॉजिक क्या है, जिस आयन का हाइड्रेशन एनर्जी का वैल्यू ज्यादा, उसका हाइड्रेशन ज्यादा हो रहा है, जिसका हाइड्रेशन ज्यादा हो रहा है उसका साइज बड़ा होगा, जिसका साइज बड़ा होगा उसका आयनिक मोबिलिटी कम होगा। बात समझ आ गया। नेक्स्ट देखिए आपका यहाँ पे एप्लीकेशन क्या होता है, वो आपके पास होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। जितना कम यहाँ पे आपके पास आयनिक मोबिलिटी होगा, उतना कम यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होगा। इसलिए आपको समझ आ रहा है जो आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके आयन के साइज का, जो कि होगा एक्वस मीडियम में। और जो आयन का साइज होगा एक्वस मीडियम में डिपेंड करेगा हाइड्रेशन एनर्जी के ऊपर, ठीक है। और जो आपका हाइड्रेशन एनर्जी है वो आपका सॉल्युबिलिटी को भी अफेक्ट करता है। जितना ज्यादा आपके पास हाइड्रेशन एनर्जी का वैल्यू होगा, उतना ज्यादा आपके पास सॉल्युबिलिटी का वैल्यू होगा। ये बात आपको समझ आना चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट देखिए हम बात करेंगे वैलेंसी के बारे में। वैलेंसी आपके पास कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है एक एटम का। अगर आप यहाँ पे बात करेंगे वैलेंसी विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, तो यहाँ पे क्या होगा, जब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे सोडियम से लेके सिलिकॉन तक, तो आपके पास क्या होगा, वैलेंसी इंक्रीज करेगा। लेकिन फॉस्फोरस से क्लोरीन तक क्या होगा, वैलेंसी डिक्रीज करेगा। अगर आप यहाँ पे बात करेंगे अबाउट वैलेंसी विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, तो क्या होगा आपका, सोडियम ऑक्साइड में सोडियम का वैलेंसी 1 है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड में एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3 है, सिलिकॉन ऑक्साइड में सिलिकॉन का वैलेंसी 4 है, फॉस्फोरस ऑक्साइड में फॉस्फोरस का वैलेंसी 5 है, सल्फर ऑक्साइड में सल्फर का वैलेंसी 6 है, क्लोरीन के ऑक्साइड में क्लोरीन का वैलेंसी 7 है। इसका मतलब वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन क्या हो रहा है, सोडियम से लेके क्लोरीन तक ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे बात करो बेस्ड ऑन द ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आपके पास यहाँ पे ClH7 पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि ऐसा होने से क्लोरीन के ऊपर -7 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपका Cl2O7 पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि क्लोरीन के ऊपर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, ठीक है। यहाँ पे जाके हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को कंप्लीट किया। हमने यहाँ पे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को बहुत ही डिटेल में कवर किया और बहुत ही कम टाइम में कवर किया है, जिससे यहाँ पे हर बच्चा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को अच्छे से समझ पाए, जिसने पहले पढ़ा हो, जिसने पहले ना पढ़ा हो, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए, आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फ्लैश कार्ड वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगता है। होपफुली आप यहाँ पे इस एफर्ट्स को अप्रिशिएट करेंगे और इसे मैक्सिमम शेयर करेंगे। बाकी आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।